वैसे गाइज आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम वीर, वेलकम टू स्टाइल ऑफ फैमिली। तो कैसे हो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर बोली गई है, डे बाय डे की जो आप लोगों की लाइफ होती है वो आप लोगों को बहुत फायदा पहुंचाएगी, तो इसलिए इसको इंप्लीमेंट करने की कोशिश जरूर कीजिएगा। बात की जा रही है कि देखिए, जैसे आप लोग लाइफ में आगे बढ़ते हैं तो कोई ना कोई लोग आप लोगों को ऐसे मिलेंगे जो कंटिन्यूअसली यानी कि लगातार आप लोगों के ऊपर गुस्सा होंगे या फिर बिना बात आप लोगों से झगड़ते हुए नजर आएंगे। तो इस तरीके के जो लोग होते हैं वो उनकी खुद की प्रॉब्लम होती है, वो आप लोगों की प्रॉब्लम नहीं है, ये उनकी प्रॉब्लम है, ये उनका नेचर है, ये उनका बिहेवियर है। बस आप लोगों को ये करना है कि आप लोगों को उनसे अपनी थोड़ी डिस्टेंस बनाकर रखनी है, ताकि उनका जो नेगेटिव ये एक तरीका रवैया है वो आप लोगों की लाइफ पर कोई इंपैक्ट न डाल सके। वरना होगा क्या, मान लीजिए कोई ऐसा पर्सन आप लोगों को मॉर्निंग में मिल गया, आते ही उसने तो अपनी जो राम कहानी है वो स्टार्ट करनी है। अब आप लोगों का मूड अच्छा है, आप लोगों को अपना शेड्यूल फॉलो करना है, टाइम टेबल फॉलो करना है, तो इस तरीके से क्या होगा, इस तरीके से डायरेक्ट आप लोगों का जो पैटर्न था वो सारा बिगड़ जाएगा और कुछ भी आप लोग ढंग से फॉलो नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए सबसे अच्छा तरीका है कि इस तरीके के लोगों से थोड़ी सी डिस्टेंस बनाकर रखो। आप लोग लाइफ में अपना पाथ फॉलो कीजिए, उसको जो कर रहा है करने दीजिए, समझाइए अगर समझ सकता है तो एक दो बार, वरना फिर छोड़ दीजिए उसको उसके हाल पर। क्योंकि समस्या जो है वो आप लोगों की लाइफ में आएगी फालतू में, बिना किसी जो एक तरीके के बिना किसी टेंशन के आप लोग अपनी लाइफ लीड करनी है, और उसको समय जो है वो अपने आप समझा देगा, आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आइए अब एक छोटी सी नजर डालते हैं कोविड 19 के केसेस के ऊपर। मैंने आप लोगों से पूछा था कि बता दीजिए बंद करना है या फिर इसे कंटिन्यू रखना है, तो मैक्सिमम जो रेस्पॉन्स था वहां पर ये बोला गया कि सर इसको कंटिन्यू रखिए। एक अवेयरनेस होती रहती है, यहाँ पर कुछ सेकंड में हमें पता चल जाता है कि क्या चल रहा है, क्या क्या केसेस चल रहे हैं, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग कंटिन्यू रखेंगे। डेली लगभग आप लोगों की 30 से 40 सेकंड यहाँ पर लगती है, जिसके बारे में एक एनालिसिस आप लोगों को मिल जाता है। तो उसके बारे में बात करें तो यहाँ पर 1,17,00,000 के करीब जो केस हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में कोरोना वायरस के हो चुके हैं। 5,40,000 के करीब यहाँ पर लोगों की जान जा चुकी है। इसी के साथ में यहाँ पर अगर टोटल मोटे मोटे तौर पर बात करें, ये तो जो लोग हैं वो हैं यहाँ पर जो एक तरीके से इससे इन्फेक्टेड हुए हैं, ये लोग वो हैं जो यहाँ से रिकवर हो चुके हैं, यानी कि जो कि आराम से यहाँ पर बचकर आ चुके हैं, ठीक है। तो इनके बारे में आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पर ये लगभग आप लोगों को 66 लाख के करीब केस देखने को मिलेंगे, 6.6 मिलियन आप लोग इसको बोल सकते हैं। अगर बात करें यूएसए के बारे में तो टॉप पर यूएसए चल रहे हैं। यहाँ पर डेली 40 से 50,000 केस यहाँ पर यूएसए के अंदर देखने को मिल रहे हैं, और टोटल मिलाकर 30 लाख के करीब केस अकेले यूएसए के अंदर आप लोगों को नजर आ जाएंगे। 1,32,000 के करीब लोगों की जान जा चुकी है। ब्राजील दूसरे नंबर पर है 16 लाख के केस के साथ में, 21,000 केस आए कल ब्राजील के अंदर, 65,000 लोगों की जान जा चुकी है। इंडिया जो है यहाँ पर तीसरे नंबर पर आ चुका है रसिया को क्रॉस करके, और इसी के साथ में 7,20,000 केस हो चुके हैं, और 22,000 कल केस आए, 22 नहीं 22,500। इसी के साथ में 20,000 का आंकड़ा हम लोग डेथ में क्रॉस कर चुके हैं। तो ये कंडीशन है। आप लोग देखते हैं पाकिस्तान हमारा पड़ोसी देश वो मेंटेन है 12वें स्थान पर, तो ये भी जल्दी ही लगता है कि इटली को क्रॉस करने वाला है। अगर यहाँ पर आगे बात करें, आप लोग अपनी कंट्री के अंदर जाएंगे तो हमारी कंट्री में महाराष्ट्र जो है सबसे टॉप पर चल रहा है 2,11,000 केस के साथ में। तमिलनाडु दूसरे नंबर पर 1,14,000 केस के साथ में, और दिल्ली का भी जो आंकड़ा था मैंने बोला था 1 लाख का क्रॉस कर लेगा एक दो दिन के अंदर, तो दिल्ली भी अब 1 लाख की कैटेगरी में आ चुका है। रीजन क्या है सोचने वाला, वो ये है कि दिल्ली छोटी सी एक कैपिटल है हमारी कंट्री की। अगला अलग राज्य के बारे में बात करें तो समझ में आता है, तो छोटे से एरिया में बहुत ज्यादा केस यहां पर हो गए, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। 9,000 के करीब लोगों की जान अकेले महाराष्ट्र के अंदर गई है। यहां पर 22,000 केस आए हैं, पर लेकिन अच्छी बात यह भी कि रिकवर जो किया गया है 15,000 के करीब लोगों के द्वारा रिकवर किया गया, और 473 लोगों की जान गई है। तो यह है इसके बारे में एक इंफॉर्मेशन जो कि आप लोग आइडिया रख सकते हैं। आज का जो आप लोगों का मैप बेस्ड क्वेश्चन है, यहाँ पर ये है ब्रिज रिवर, जाकर मैप में नहीं हारेगा कहां पर ये लोकेटेड है, फिर इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आज जो डिस्कशन होगा वो हम लोग डिस्कस करेंगे जो लास्ट वीडियो के अंदर आप लोगों से क्वेश्चन पूछा गया था। आइए अब आर्टिकल्स के ऊपर नजर डालते हैं। एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट, अगर कोई भी बच्चा ऐसा है जिसको पीडीएफ नहीं मिल रही है तो वो टेलीग्राम से जाकर डाउनलोड कर लीजिए। वहां पर पीडीएफ के साथ साथ में ऑल इंडिया रेडियो, अलग अलग न्यूज़पेपर के आर्टिकल वहां पर आप लोग ऑल इंडिया रेडियो या फिर उसके अलावा जो कुछ न्यूज मुझे लगता है कुछ इंपॉर्टेंट होती है वो भी कई बार वहां पर इंफॉर्मेशन भी शेयर की जाती है, ठीक है। तो उसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, लिंक वीडियो के नीचे आप लोग को मिल जाएगा। कोई भी ज्वाइन करना है, कोई भी सोशल मीडिया हैंडल, कुछ भी वीडियो के नीचे जो लिंक रहते हैं उन्हीं से आप लोगों को शेयर करना है, क्योंकि फिर किसी फेक चैनल पर पहुंचेंगे, वहां आप लोगों के साथ में कुछ गलत होगा, फिर आप लोग मुझे बोलेंगे सर वहां पर तो ये हो रहा था, ठीक है। तो ये आप लोगों की रेस्पॉन्सिबिलिटी है, थोड़ा सा जागरूक सिटीजन बनने की कोशिश कीजिए। तो आइए आर्टिकल्स के ऊपर नजर डालते हैं। जो पहला आर्टिकल है ये यहाँ पर कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं है, पर लेकिन एक तरीके से काफी एक बुरी न्यूज आप लोग बोल सकते हैं। उत्तर
उत्तर प्रदेश में कई सारे पुलिसमैन थे जो उनकी जान चली गई। देखिए होता क्या है, पहले आप लोगों में थोड़ी सी बात बताता हूं। पहले टाइम पर यह हुआ करता था, पहले टाइम पर जो पॉलिटिशियन हुआ करते थे वो हमेशा अपने पास किसी न किसी बाहुबली को रखा करते थे। बाहुबली मतलब कोई ना कोई गुंडा होता था। वो गुंडा क्या करता था, उस एरिया में कोशिश करता था कि उस एरिया में पॉलिटिशियन को बरकरार रखे, क्योंकि अगर वो जेल में जाएगा तो ये पॉलिटिशियन उसको बचाएगा, और इस तरीके से अगर इसको जरूरत पड़ेगी कहीं दंगे करवाने कुछ भी कराने तो पॉलिटिशियन उसको यूज करता था। इसको बोलते थे क्रिमिनलाइजेशन ऑफ द पॉलिटिक्स। यहां से चलनी स्टार्ट हुई। आगे चलकर इन बाहुबली को क्या लगने लगा, इनको ये लगने लगा क्यों हम लोग किसी पॉलिटिशियन को फायदा पहुंचा रहे हैं, हम लोग क्यों ना खुद ही पॉलिटिक्स में कूद जाएं। तो वो कंडीशन इनको देखने को मिली, यानी कि क्यों किसी के जो इशारों पर नाचना है। इसीलिए आज की डेट में अगर आप लोग देखेंगे हमारी कंट्री में जो 543 एमएलए हैं उनमें से मैक्सिमम जो संख्या आप लोगों को नजर आएगी उसके ऊपर कोई ना कोई क्रिमिनल चार्ज आप लोगों को नजर आ ही आ जाएगा। तो ये सिचुएशन यहां से स्टार्ट हुई। कई बार बात की जाती है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा भी, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी कई सारे जजमेंट आ चुके हैं कि कैसे डीक्रिमिनलाइज करना है पॉलिटिक्स को। पर लेकिन इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा कौन, वो करेंगे हमारे पार्लियामेंटेरियन, अगर कोई प्रॉपर वे में लॉ बनाकर आते हैं। पर लेकिन कौन अपने पैरों में एक तरीके से फंदा डालेगा, कोई नहीं डालेगा। रीजन सीधा सीधा यह है कि जो लॉ बनाने वाले हैं वही एक तरीके से आप लोग यहां पर क्रिमिनल नजर आएंगे। मुझे याद आ रहा है अभी 2014 से पहले जब मोदी जी के द्वारा स्पीच दिए जा रहे थे, उनके द्वारा बोला गया था कि जितने भी लोग हैं जिनके पास में क्रिमिनल चार्जेस हैं, केस है सारे, आने वाले टाइम के अंदर 100 दिन के अंदर अंदर मैं उनको जेल के अंदर डालूंगा। पर लेकिन पहले 5 साल भी कंप्लीट हो गए, दूसरे काले काल के 5 साल कंप्लीट, वो 100 दिन भी कंप्लीट यहां पर हो चुके हैं। अब पता नहीं कब तक यहां पर ये चीजें होने वाली है। कोई भी यहां पर ये चीजें देखिए ये नहीं रोक पाया। अब देखते हैं आगे आने वाले टाइम में कौन आता है रजनीकांत टाइप जो इसको रोक पाएगा। वरना यहां पर जो चीजें होती हैं तो खुद ही रुक जाए या फिर कोई रोके। खुद तो रुकने वाली ये चीजें है नहीं, क्योंकि इलेक्शन इनको जीतने, कोई रोकेगा वो समझ में पता नहीं कब तक आएगा। उत्तर प्रदेश में क्या हुआ, अभी यहां पर एक इसी तरह का गुंडा था जो कि यहां पर जिसके ऊपर ये माना जा रहा है कि पॉलिटिशियन का कोई ना कोई हाथ था, जिसके तरीके से कंडीशन यहां पर देखने को मिली। एनकाउंटर करने के लिए गए वहां पर, उसका जेबी पकड़ने के लिए गए तो कंडीशन बुरी हो गई। वहां पर कई सारे पुलिस जवान मारे गए और एक सब इंस्पेक्टर की भी डेथ हो गई यहां पर। तो ये कंडीशन आप लोग समझ सकते हैं। तो सिचुएशन क्या है, ये कहीं ना कहीं आप लोग ऐसी सिचुएशन देखने को मिलती रहेगी। WHO जो है वो ढंग से काम नहीं कर पा रहा है। WHO की वजह से यहां पर बोला जा रहा है कि कोविड-19 केस ने लार्ज स्केल पर देखने को मिले, तो जानेंगे इसके बारे में भी। नेक्स्ट यहां पर जो आज के में कंडीशन बनी हुई है, जो माइग्रेंट वर्कर है या फिर जो दूसरा स्टेटस है सोसाइटी का, गरीब लोग और ज्यादा गरीब होते हुए नजर आएंगे, तो उसके बारे में जानेंगे। कई सारी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन देखेंगे क्या कंडीशन यहां पर बनी हुई है। यहां बात की जा रही है पीसी महालनोबिस के बारे में। तो इनसे रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट डे भी मैंने डिस्कस किया था 29 जून को। उस डे के बारे में जानेंगे, थीम भी देखेंगे और इस इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी का कुछ कंट्रीब्यूशन भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। तमिलनाडु में जो भी कंडीशन बनी, यहां पर जो कस्टोडियल डेथ देखने को मिली उसके बारे में बात की जा रही है। कुछ एक नजर हम लोग डालेंगे, हालांकि कई बार आर्टिकल डिस्कस कर चुका हूं, पर फिर भी एक ओवरव्यू आप लोगों को दे दूंगा, क्योंकि कई सारे बच्चे ऐसे रहते हैं, नए बच्चे रहते हैं, और आप लोगों को भी थोड़ा सा रिवीजन यहां पर हो जाएगा। ठीक है, न्यूज़पेपर सुनने का सबसे अच्छा फायदा यह होता है कि आप लोगों का रिवीजन भी कई बार यहां पर होता रहता है, अगर आप लोग कंटिन्यूअस इसको फॉलो करते हैं। और किसी भी एग्जाम की आप लोग तैयारी कर रहे हैं इंडिया के अंदर, यह आप लोगों को फायदा पहुंचाएगा और एक तरीके से आप लोगों को एक अच्छा लेवल बनाएगा अगर डिबेट और डिस्कशन भी आप लोग करते हैं तो इसलिए कंटिन्यूअस कोशिश किया कीजिए, छूटे ना। अगर छूट जाए तो फिर किस दिन आप लोग उसको देख लीजिए ताकि कोई प्रॉब्लम फेस न करनी पड़े। साइड वाला जो आर्टिकल है, ये वाला आर्टिकल यहां पर इस आर्टिकल के साथ में कंबाइन कर मैं डिस्कस करूंगा। ये दोनों का आर्टिकल एक जगह हो जाएंगे। हेल्थ को आगे कैसे लेकर चला जा सकता है उसके बारे में बात की जा रही है। और ये फिर से आर्टिकल है यहां पर इंडिया और चाइना के रिलेशन के बारे में, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ऊपर जो कंडीशन बनी हुई है उसके बारे में यहां पर बात की जा रही है। तो बहुत सारे आर्टिकल डिस्कस कर चुके हैं। कहीं हिस्ट्री का इंपैक्ट बोलते हैं 1962 की जो वॉर देखने को मिल रही है, तो चाइना को लगता है कि उसका एक्सपेंशन जो एक्सपेंड करने की जो नीति है वो अभी ऐसे ही चलती रहेगी जैसे पहला चला करती थी। अभी हमारी कंट्री के जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी वो लद्दाख वाले रीजन में गए, उनके द्वारा ये साफ साफ बोला भी गया कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। अब जो है हम लोग अपनी कंट्री का जो जमीन है उसका 1 इंच भी पोर्शन किसी को नहीं देने वाले। ठीक है, तो इसके बारे में बात की जा रही है। डेटा पॉइंट वही है, कहां पर कितने केस आ रहे हैं, क्या कंडीशन दिख रही है। यहां पर ये कार्टून हालांकि ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये दिखाने की कोशिश करा है आईसीएमआर के बारे में। ठीक है, तो आईसीएमआर का बेसिकली ये दिखाने की कोशिश करा है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, वो किस तरीके से चीजों को रोकने की कोशिश यहां पर कर रही है। ठीक है, तो इसके बारे में ये बात यहां पर दिखाने की बात की जा रही है। आइए आर्टिकल्स के ऊपर नजर डालते हैं, डिटेल में चीजों को समझते हैं। सबसे पहले एक छोटी सी नजर यहां पर इन्हीं के बारे में डाल लेते हैं। बात की जा रही है पीसी महालनोबिस के बारे में। इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से बन सकते हैं। हालांकि जो हमारी सेकंड वीडियो आती है न्यूज एनालिसिस की, उसमें मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं यहां पर इनके बारे में। 29 जून को मैंने वो डे डिस्कस किया था। हालांकि आप लोगों की जो डे की वीडियो है, मैंने बोला था कि वो वीडियो आएगी, तो उसको वीडियो को जल्दी बनाऊंगा, क्योंकि देखिए जैसे आप लोगों को वीडियो बनाता हूं ना, अगर आप लोग उस पर अच्छा रेस्पॉन्ड नहीं करते हैं तो फिर उसको आगे बनाने का मन नहीं करता है, ये लगता है कि टाइम वेस्ट हो रहा है। तो इसलिए कोशिश ये करता हूं कि इसकी जगह कोई प्रोडक्टिव काम कर लो, कोई किताब पढ़ लो बैठ के,
अपनी लाइफ में कुछ इंप्रूवमेंट कर लूं इससे अच्छा, क्योंकि जब यहां पर रेस्पॉन्ड अच्छा नहीं आता है तभी वीडियो बनाने में मन लगता है, जब रेस्पॉन्ड अच्छा आता है। तो इसलिए बोलता हूं कि आप लोग अच्छे से चीजों को देखा कीजिए, जो भी आप लोगों को डाउट होता है वो पूछा कीजिए, कोई प्रॉब्लम रहती है वो बताइए। इसी के साथ में कोशिश कीजिए कि आप लोग अगर कुछ सीखते हैं तो दूसरों को सिखाइए, चीजें ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, ठीक है। तो ये आप लोगों की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो ये काम आप लोगों को करना है। और इसी के साथ में अपनी पढ़ाई को एक अच्छे लेवल पर आप लोगों को लेकर चलना है, वो चीजें आप लोगों के लिए बनाई जाती है। जब आप लोगों से पूछता हूं कोई वीडियो बनानी है तो आप लोग हाँ भर देते हैं, पर लेकिन जब उसको देखने की बारी आती है तो फिर कई सारे बच्चे उसको नहीं देखते हैं। जैसे मॉर्निंग की वीडियो के बारे में बात कर लीजिए, क्वेश्चन वाली वीडियो, कई सारे बच्चे बोल रहे हैं सर सुबह को उठ के काफी अच्छा लग रहा है, चलिए अच्छी बात है, पर लेकिन बहुत सारे बच्चे जो हैं वो क्या कर रहे हैं, वो वीडियो को देख ही नहीं रहे हैं, जबकि वो एक रिवीजन की वीडियो वहां पर चल रही है। 3-4 महीने पहले का वहां पर करंट अफेयर डिस्कस कर रहा हूं, क्योंकि आने वाले किसी भी एग्जाम में लगभग 1 साल का करंट अफेयर तो मिनिमम पूछा ही पूछा जाता है। तो इसलिए जो करंट में चल रहा है वो तो मैं पढ़ा ही रहा हूं, पास्ट का भी साथ में लेकर चल रहा हूं, पर लेकिन जिनको लगता है कि ये सही नहीं है वो नहीं देख रहे हैं, तो फिर देखिए एग्जाम में भी प्रॉब्लम सबसे ज्यादा आपको ही फेस करनी पड़ेगी। तो कोशिश ये करनी है कि जो भी है उसको रिविजन करिए। रिविजन ही सबसे खतरनाक एक ऐसा वेपन होता है जो कि आप लोग की नैया पार लगाएगा। अगर उसी को आप लोग ढंग से नहीं करेंगे तो फिर देखिए प्रॉब्लम फेस करनी पड़ जाएगी। इसका सेकंड पार्ट मैं बनाने वाला था अगले ही दिन, जो आप लोगों की जो वीडियो आती हैं जो इंपॉर्टेंट डेज होते हैं, पर लेकिन पहली जो वीडियो बनाई उस पर इतने कम बच्चों ने देखा कि सेकंड पार्ट बनाने की हिम्मत ही नहीं पड़ी। मैंने कहा इतनी मेहनत करने का क्या फायदा, तो वो चीजें लगने लगती है फिर। तो इसलिए अगर कोई वीडियो आप लोग बनवाते हैं तो आप लोग उसको फिर देखा जरूर कीजिए, वरना फिर बोल दीजिए कि इस वीडियो को सर मत बनाइए, ठीक है। तो वही चीजें आप लोग कम से कम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कम से कम आप लोगों को करना है। आइए अब यहां पर नजर डालते हैं इसी के ऊपर। यहां पर जो बात की जा रही है पीसी महालनोबिस के बारे में, एक इंपॉर्टेंट डे के बारे में बात की जा रही है जिसको बोलते हैं स्टैटिस्टिक डे। तो स्टैटिस्टिक डे जो है यहाँ पर हमारी कंट्री में 29 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। रीजन क्या है, ये बर्थ एनिवर्सरी है पीसी महालनोबिस की। तो ये जो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है इनका नाम आप लोग जरूर याद रखेगा, क्योंकि इनके द्वारा हमारी कंट्री में काफी कुछ चीजें स्टेब्लिश की गई हैं। जैसे कि अगर आप लोग बात करें यहाँ पर, अभी एक आर्टिकल डिस्कस करूंगा, उसमें थोड़ी सी कुछ बातें आप लोगों को इनके बारे में बताऊंगा जिससे आप लोग समझ पाएंगे। अभी फिलहाल यहां पर थीम देखिए वो काफी इंपॉर्टेंट है इस पर्टिकुलर डे की। ये जो थीम है यहां पर बात करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 3 और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 5 जो है उसके ऊपर फोकस देने की बात की जा रही है 2019 में। क्या है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 3, तो उसको आप लोग देखिए एक बार। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 3 जो है यहां पर ये बात करता है गुड हेल्थ एंड वेल बींग के बारे में। गुड हेल्थ एंड वेल बींग यहां पर यानी कि एक तरीके से कोविड-19 के चलते जो गुड हेल्थ है वो काफी इंपॉर्टेंट यहां पर हो गई है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के चलते यहां पर जो इंश्योर करना हेल्दी लाइफ और प्रमोट करना वेलबींग फॉर ऑल एजेस, यानी कि जिस भी एज के पर्सन है उसके अंदर। इसी के साथ में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 5 के बारे में बात करते हैं। तो ये बात करते हैं एक तरीके से अचीव करने की कि जेंडर जो इक्वलिटी है और इंपावर करना वुमेन और गर्ल को, यानी कि आज की डेट में अगर आप लोग बात करें यहां पर जेंडर इक्वलिटी के बारे में बात करते हैं और गर्ल्स को इंपावर करने की बात की जाती है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 3 और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 5 जो है ये काफी इंपॉर्टेंट है और अब की बार यहां पर जो यूज किए गए इस इंपॉर्टेंट डे के साथ में यहां पर, तो इसलिए एग्जाम में क्वेश्चन बनने के चांसेस आप लोगों के सामने और ज्यादा हो जाते हैं। पीसी महालनोबिस जो है 1893 से लेकर 1972 तक आप लोगों इनका ड्यूरेशन देख सकते हैं। इसी के साथ में ये इंडियन साइंटिस्ट और एक तरीके से स्टैटिस्टिक्स जो एक तरीके से आंकड़े प्रोवाइड कराने वाला आप लोग बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है बेसिकली हमारी कंट्री में जो इंडियन स्टैटिकल जो सिस्टम है यहाँ पर, ये उसके फादर भी माने जाते हैं, फादर ऑफ इंडियन स्टैटिस्टिक, ठीक है। तो अगर आप लोगों से कोई पूछे तो कौन है, वो है यहाँ पर प्रशांत चंद्रा महालनोबिस, ठीक है। तो पीसीएम के नाम से भी आप लोग इनको याद रख सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली एक याद रखने का तरीका आप लोग बोल सकते हैं। अगर बात करें यहां पर मिनिस्ट्री कौन सी है जिसके द्वारा यहां पर ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं, तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन देखने को मिलेगी, जो कि इस पर्टिकुलर एरिया में काम करती है। इनके नाम पर एक अवार्ड भी है जिसको पीसी महालनोबिस नेशनल अवार्ड के नाम से आप लोग जानते हैं। ये रिकॉग्नाइज करता है जो भी पर्सन इस पर्टिकुलर फील्ड में काम कर रहा है। इसी के साथ में सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट और जो इंस्टीट्यूशन है ये उससे कनेक्टेड आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये जो अवार्ड होता है ये इस पर्टिकुलर डे के दिन यहां पर दिया जाता है। तो ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है इस पर्टिकुलर आर्टिकल के बारे में। कुछ और थोड़ी सी जान लेते हैं। देखिए जब अंग्रेजों के टाइम पर हमारी कंट्री में काफी खतरनाक सिचुएशन बन रही थी, उस टाइम के बारे में कई सारी किताब हमारी कंट्री में लिखी गई है कि उस टाइम पर वो महामारी क्यों आई, वो फैमिन क्यों देखने को मिला, वो गरीबी क्यों देखने को मिली जब हमारी कंट्री में अंग्रेज हुआ करते थे। तो कई सारे एनालिसिस यहां पर किए गए। तो इससे रिलेटेड एक किताब है जो कि क्वेश्चन एग्जाम में पास्ट में पूछा गया है और आप लोग इसको अगर चाहते हैं तो वैसे भी खरीद सकते हैं अपने डेवलपमेंट के लिए। इसका नाम है पुअर्टी एंड फैमिन 1981। तो अमर्त्य सेन के द्वारा लिखी गई है
जो कि एक इकोनॉमिस्ट है और इनको नोबेल प्राइज भी मिला हुआ है इकोनॉमी के अंदर में। किस ईयर में नोबेल प्राइज मिला हुआ है ये आप लोग बताइएगा। ये ऐसी चीजें कम से कम आप लोगों को जरूर याद होनी चाहिए। अगर बात करें, इनके द्वारा बोला गया है कि जो पुअर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फूड था, यानी कि गरीबों को जो खाना नहीं मिल पा रहा था, इसी के साथ में वो टाइम इन्फ्लेशन जो हो गया, यानी कि महंगाई बढ़ गई जब वहां पर लड़ाई हुई, इसी के साथ में जो घबराहट थी लोगों के अंदर, तो ये मेन इंपॉर्टेंट रीजन इनके द्वारा बताए गए हैं जो उस टाइम पर यहां पर आगे चलकर फैमिन देखने को मिला, ये 1943 में। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब जो है, जो कंडीशन खराब बनी उसके पीछे कोई एक रीजन नहीं था, बहुत सारे रीजन यहां पर देखने को मिले जो कि इनके द्वारा काउंट किए गए हैं। आगे अगर बात करें यहां पर पीसी महालनोबिस के बारे में, तो इनके द्वारा नेशनल सैंपल सर्वे जो था वो 1950 में यहां पर स्टैब्लिश किया गया। इसी के साथ में सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, जिसको सीएसओ बोलते हैं, वो यहां पर 1951 में स्टैब्लिश किया गया। ठीक है, आप लोगों यहां पर एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये बताई है, हालांकि मैंने पहले बताया था आप लोग यहां पर, ये आप लोगों से क्वेश्चन पूछ रहा हूं। यहां पर मैं क्वेश्चन ये है कि यहां पर जो नेशनल, जो अभी हमारी कंट्री में एक नया नेशनल जो सैंपल ऑफिस है वो बनाया गया है, तो आप लोगों को ये बताना है किस किस को मर्ज कर यहां पर वो बनाया गया है। ठीक है, जिसको आप लोग एनएसओ बोलते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को बताना है कि किस किस को मर्ज कर यहां पर ये बनाया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है आप लोगों से। नेक्स्ट यहां पर बात करें, देखिए बोला गया कि महालनोबिस जिस तरीके की पर्सनैलिटी थे, उनके जूते में कोई पैर नहीं रख सकता, यानी कि उन एक तरीके से इस तरीके से वो काम करके गए कि अगर बोले कि उनकी जगह कोई और ले लेगा तो ये पॉसिबल नहीं है। ये नहीं बोल सकते, ये मतलब ये नहीं है कि कोई नहीं आएगा, अच्छा आएंगे अच्छे पर, लेकिन उनका पोजीशन कोई नहीं ले सकता। ठीक है, तो इस तरीके की वो पर्सनैलिटी थे। क्योंकि आज की डेट में अगर डेटा है आप लोगों के सामने, आंकड़े हैं आप लोगों के सामने, तो अच्छी पॉलिसी आप लोग बना सकते हैं, वेलफेयर और डेवलपमेंट के बारे में बात कर सकते हैं। तो डेटा के अंदर काफी लार्ज स्केल पर एक्यूरेसी होनी चाहिए, सही डेटा होना चाहिए। मान लीजिए आप लोगों को बोला गया एक टेस्ट सीरीज आप लोगों को लगानी है, टेस्ट सीरीज लगाने के बाद में अपना एनालिसिस करना है, तो आप लोगों को एनालिसिस कैसे कैसे करना है, कौन से ऐसे पॉइंट है जो क्वेश्चन है जो आप लोगों के गलत हुए हैं, कौन से ऐसे क्वेश्चन है जो आप लोगों ने अच्छे किए हैं, कौन से ऐसे क्वेश्चन है जो आप लोग कर सकते थे पर लेकिन आप लोगों से छूट गए हैं। तो जो कर सकते थे, जो आप लोगों से छूट गए हैं, तो वो क्वेश्चन के लिए आप लोग क्या करना है, थोड़ा सा टाइम आप लोगों को अच्छे से लेकर चलना पड़ेगा। तो ये सारी जो भी प्रॉब्लम आप लोगों को देखने को मिल रही है, ये सारी प्रॉब्लम कहां से पता चलेगी, आंकड़ों से पता चलेगी। तो आंकड़ों पर आप लोगों को फोकस देकर यहां पर चलना है। तो वो इसी के बारे में यहां पर बात की जा रही है। और ये यहां पर महालनोबिस ही नहीं, ये कौटिल्य यानी कि चाणक्य साहब के द्वारा ही बोला गया अर्थशास्त्र में। तो अर्थशास्त्र एक तरीके एडमिनिस्ट्रेशन की किताब आप लोग बोल सकते हैं, वैसे बोला लगता है कि इकोनॉमी के, पर लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन की किताब आप लोगों को देखने को मिलेगी, जिसमें बात की जाती है क्रॉस चेकिंग आप लोगों को करनी है इंडिपेंडेंट एजेंट के द्वारा। जब भी कलेक्शन आप डेटा करते हैं, यानी कि डेटा अगर अलग अलग एजेंसी से आप लोग इकट्ठा करके लेकर आ रहे हैं, फिर कोई इंडिपेंडेंस एजेंसी भी यहां पर होनी चाहिए जो उसको क्रॉस चेक कर सके उस पर्टिकुलर डेटा को। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है यहां पर, जिसके बारे में आप लोग आइडिया रखिएगा। तो ये कई सारे ऐसे क्वेश्चन है जो आप लोगों से एग्जाम में बन सकते हैं। ये थीम जो है ये आप लोग जरूर याद रखिएगा, जिसके बारे में आप लोग यहां पर समझ सकते हैं। इसी के बारे में कुछ और इंफॉर्मेशन बताई गई है आर्टिकल के अंदर में, कि हमारी कंट्री में जो प्लानिंग कमीशन स्टैब्लिश किया गया था, उसको रिप्लेस किया गया 2015 में नीति आयोग के द्वारा। उसको भी जो प्रारूप दिया गया था वो इन्हीं के द्वारा यहां पर दिया गया था। तो बहुत बड़ा रोल रहा है इनका हमारी कंट्री के इस पर्टिकुलर फील्ड के अंदर में। नेक्स्ट जो आर्टिकल है यहां पर ये बात कर रहे हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। तो आप लोगों के सामने यहां पर क्वेश्चन है जो कि आप लोगों को अटेम्प्ट करना है। आज के डेट में जो WHO है, जिसको आप लोग वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एक तरीके से मर्सी यानी कि एक तरीके से दया पर रहता है पावरफुल नेशन की। पावरफुल नेशन यानी कि जैसे यूएसए हो गया, चाइना हो गया, तो इनकी दया के ऊपर डिपेंडेंट है यहां पर। अगर उसको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो इन्फॉर्मेशन तो दूर की बात है, अगर इसको यहां पर अपना बजट भी चाहिए तो उसके लिए भी यहां पर इन कंट्री के ऊपर डिपेंडेंट इसको रहना पड़ता है। तो उसके ऊपर आप लोगों को कमेंट करना है, यानी कि एक तरीके से WHO जो है उसके अंदर कोई पावर नहीं रह गई है, ऐसा आप लोग यहां पर बोल सकते हैं। आखिर ऐसा क्यों बोला जा रहा है, तो ये समझने के लिए पहले आप लोग WHO के बारे में समझिए। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसको बोलते हैं। WHO यानी कि एक यूएन की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है जो कि पब्लिक हेल्थ के बारे में बात करती है। तो यूएन की सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो ग्रुप है उसका पार्ट है यहां पर। ये हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। 6 यानी कि 6 इसके रीजनल ऑटोनोमस ऑफिस है। ये जो स्टेब्लिश की गई थी 7 अप्रैल 1948 में स्टेब्लिश की गई थी। इंपॉर्टेंट डेट है ये इसलिए क्योंकि इसी दिन जो है हम लोग वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, तो वर्ल्ड हेल्थ डे अब की बार के लिए इंपॉर्टेंट हो गया कोविड-19 के चलते। फ्लैगशिप जो पब्लिकेशन है इनके जो रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है, और हालांकि और भी कई सारी चीजें हैं, पर लेकिन वर्ल्ड हेल्थ रिपोर्ट अगर आप लोगों से कोई पूछे कौन प्रस्तुत करता है, तो ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन प्रस्तुत करता है। 6 से जो रीजनल ऑफिस के बारे में बात की जा रही है तो उनके बारे में समझ लेते हैं। अफ्रीका, यूरोप, साउथ ईस्ट एशिया, ईस्टर्न मेडिटेरेनियन, वेस्टर्न पैसिफिक और द अमेरिका। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट है यहां पर साउथ ईस्ट एशिया वाला है। क्यों? क्योंकि ये दिल्ली के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा। अफ्रीका का कोंगो के अंदर, यूरोप का डेनमार्क के अंदर, इजिप्ट यहां पर मेडिटेरेनियन का इजिप्ट के अंदर, वेस्टर्न पैसिफिक का फिलीपीन के अंदर, और द अमेरिका का ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन के अंदर। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसके लिए फंड कहां से आता है, तो आप लोग जब समझेंगे तभी आप लोग चीजें समझ पाएंगे अच्छे से। अगर मेंबर के बारे में बात करें तो टॉप कंट्रीब्यूटर कौन है यहां पर, सबसे टॉप पर अमेरिका आप लोग को देखने को मिल रहा है। फिर है बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन। बिल गेट्स और
और उनकी वाइफ के नाम पर जो फाउंडेशन है ये यहाँ पर काफी बड़ा रोल प्ले करती है। यूके हो गया, फिर इसी के साथ में ये यहाँ पर द गावी अलायंस हो गया, कनाडा हो गया। तो इस तरीके से सबसे ज्यादा पैसा कहां से आ रहा है? सबसे ज्यादा पैसा आ रहा है यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से। इसी के साथ में यहाँ पर ये तो वो है जो मेंबर और वॉलेंट्री कंट्रीब्यूशन रहता है यहाँ पर, यानी कि अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि हम लोग को जो गरीब बच्चे हैं उनके लिए एजुकेशन प्रोवाइड करानी है तो उसके लिए हमको किताब देनी है, बैग देने हैं, उनकी ड्रेस देनी है, तो हम लोग एक डोनेशन सेंटर अगर खोले यहाँ पर, ठीक है, तो मैं आप लोगों को बोलूं जो भी आप लोगों से बंद पड़ता है तो आप लोग वहां पर पैसा दीजिए। तो इससे क्या होगा, ये मैं आप लोगों को ये नहीं बोल रहा हूं कि आप लोगों को एक एक यहाँ पर आप लोगों को 100 रुपए ही देने हैं या एक एक रुपया देना है, 2 रुपए देने हैं, मैं आप लोगों को ये नहीं बोल रहा हूं। मैं ये बोल रहा हूं कि जो भी कंट्रीब्यूशन आप लोगों से बन सकता है वो आप लोग जरूर दीजिएगा। उसमें 1 रुपया, 2 रुपए, 10 रुपए जो भी आप लोगों से बने, तो इसका मतलब होता है वॉलंटरी आप लोगों ने दिया है, आप लोगों को वही फोर्स नहीं कर रहा है कि इतना ही आप लोगों को देना है, ये इच्छा के हिसाब से आप लोगों ने दिया है, तो ये वर्ड होता है वॉलंटरी, ठीक है। तो इस तरीके से याद रख सकते हैं आप लोग। अगर यहां पर बात करूं डब्ल्यूएचओ के बारे में, तो डब्ल्यूएचओ को आप लोग समझ सकते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो कंट्रीब्यूशन है, तो वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन जो मेंबर है, जो मैंने अभी आप लोगों को दिखाया, वहां से 67% आता है। बाकी का जो सबसे ज्यादा यहां पर और देखने को मिलता है ये यूएन एंड इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन 17% वहां से आता है, ठीक है। तो इसी के साथ में यहां पर अलग अलग रीजन से आता है, जैसे यहां पर आप लोग बात सकते हैं ये फाउंडेशन जो है, इसी के साथ में नॉन जो गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, या फिर जो सप्लाई सर्विस फंड है, तो ये इंटरेस्ट इनकम हो गया, लोकल गवर्नमेंट सिटीज इंस्टीट्यूशन हो गया, प्राइवेट सेक्टर हो गया, तो यहां से इसके पास में पैसा इकट्ठा होता है। मोटे मोटे तौर पर अगर देखिए 67% जो मैक्सिमम पैसा है वो कहां से आता है, वो वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन से आता है। और वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा कौन कर रहा था, ये यूएसए कर रहा था। तो डोनाल्ड ट्रंप साहब के द्वारा अभी क्या किया गया, बोला गया कि वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट नहीं करेंगे। तो इसी के चलते कंडीशन थी कि उनके द्वारा ऐसा क्यों बोला गया। अब आर्टिकल के ऊपर चलते हैं। आर्टिकल में जो बोला गया कोविड-19 जिस तरीके से फैल रहा है यूएसए के अंदर, हम लोगों ने देखा वर्ल्ड में सबसे ज्यादा केस है और सबसे ज्यादा डेथ किसके अंदर है, यूएसए के अंदर। तो यूएसए के प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप साहब, तो हमेशा वो इसके बारे में बोलते हैं, ये यहां पर एक तरीके से एक्यूज करते हैं, एक तरीके से गाली देते हैं, एक तरीके से ब्लेम करते हैं चाइना को, कि चाइना के द्वारा जो भी यहां पर कोविड-19 के आउटब्रेक के बारे में किसी को नहीं बताया गया और वो ऐसे ही चलता रहा। तो एक तो बहुत बड़ा रीजन चाइना है और दूसरा सबसे बड़ा रीजन है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि चाइना सेंट्रिक रहा, चाइना यहां पर हरकतें करता रहा और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन उसकी बड़ाई करता रहा कि हाँ चाइना बहुत अच्छा काम कर रहा है, चीजों को टैकल कर रहा है। जब पूरे वर्ल्ड में यहां पर फैल गया, तब यहां पर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बोला गया, ओ तेरी ये क्या हो गया, मैंने तो ऐसा सोचा ही नहीं था। चाइना यहां पर कंडीशन में इसी तरीके से चलता रहा। तो डोनाल्ड ट्रंप साहब के द्वारा यहां पर आरोप लगाया जाता है साफ साफ चाइना के ऊपर, इसीलिए वो इसको कई बार चाइनीज वायरस के नाम से भी पुकारते हैं। इसको पहले स्टार्टिंग में वांग वायरस बोला गया, फिर यहां पर इसको नोवल कोरोना वायरस बोला गया, फिर इसको और भी कई नाम से पुकारा गया, फिर बाद में चलकर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा कोविड-19 इसका नाम दिया गया, कोरोना वायरस डिजीज, ठीक है। तो ये 19 इसका नाम दिया गया। तो यहां पर ये बीमारी का नाम है, वायरस का नाम क्या है उसके बारे में भी मैं आगे बात करूंगा। तो ये डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा इनके द्वारा आरोप लगाया गया इनके ऊपर। तो यहां पर अगर आज के दिन में आप लोग बात करते हैं, तो यहां पर जो ट्रंप साहब है, यहां पर वो एक तरीके से वो भी अपना गेम खेल रहे हैं, क्योंकि पॉलिटिक्स चल रही है यूएसए के अंदर, अभी पता है इलेक्शन है नवंबर के महीने में, तो इसलिए वो भी अपने ऊपर क्यों ब्लेम ले, किसी के ऊपर तो ठेंगरा फोड़ना है ना, तो इसलिए उनके द्वारा भी अपना काम यहां पर किया गया। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा अगर देखें तो अर्ली स्टेज में अगर आप लोग देखेगा, आउटब्रेक जब फैल रहा था तो भी फुल्ली ट्रांसपेरेंट नहीं थी, उसने भी यहां पर कोताही बरती है, ये तो सही बात है। यानी कि कहने का मतलब यह है कि उसने भी गलत काम किया है। चाइना ने तो पूरा गलत काम किया है, चाइना ने इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा ही नहीं, तो चाइना के ऊपर तो पूरा इसका ब्लेम जाता है साफ साफ। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करें तो चाइना के अंदर जो इसका कंट्री का ऑफिस है, उसके द्वारा कई बार मीडिया की स्टेटमेंट निकल कर आई कि यहां पर इस तरीके से कोरोना वायरस फैल रहा है, एक वायरल न्यूमोनिया फैल रहा है यहां पर, ये कई बार बातें बोली गई। कई सारे इंडिपेंडेंट सोर्स से भी यहां पर ये न्यूज निकल कर आई, पर लेकिन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो था वो कंप्लीटली चाइना की गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंडेंट रहा, उसने कोई भी शूमोटो एक्शन नहीं लिया, इनकी अपने आप चीजें नहीं समझी जो मीडिया रिपोर्ट से निकल कर आ रही है। उनका तो यह था कि चाइना की गवर्नमेंट कुछ बताएगी तो ही डेटा को मानेंगे, वरना ये तो सब चीजें चलती ही रहती हैं। तो स्टार्टिंग में बड़ी ही कोताही यहां पर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बरती गई, इसीलिए बोल सकते हैं कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी इस पर्टिकुलर पेंडेमिक के लिए काफी हद तक रेस्पॉन्सिबल है। ये माना जा रहा है कि ये जो पेंडेमिक था ये फैलना स्टार्ट हो गया था नवंबर के महीने से लगभग, ठीक है, पर लेकिन यहाँ पर जो चीजें बताई गई वो जनवरी में सामने निकल कर आई, जब यहाँ पर जो काफी लार्ज स्केल पर चीजें खराब होने लगी। ग्लोबल बॉडी जो थी वो 2 बार चाइना के पास में गई, पर चाइना अथॉरिटी ने इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी। वायरल न्यूमोनिया बोल के ये बोला गया कि हाँ चीजें चल रही हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा 4 जनवरी को ट्वीट किया गया कि चाइना के द्वारा रिपोर्ट किया गया डब्ल्यूएचओ को कि यहाँ पर अभी न्यूमोनिया जैसे केसेस आ रहे हैं, पर लेकिन कोई डेथ नहीं है। वांग सिटी के अंदर, जो कि हुबी जो प्रोविंस में आप लोगों को
देखने को मिलेगी। तो चाइना ने कोई कंफर्मेशन ढंग से नहीं दिया अगर देखा जाए तो। क्लस्टर जो यहां पर जो केसेस थे तब की पहुंचने स्टार्ट हो गए थे। 30 जनवरी के चलते हेल्थ इमरजेंसी इंटरनेशनल कंसर्न के लिए डिक्लेयर कर दिया गया WHO के द्वारा। ठीक है, पब्लिकली चाइना को प्रेज किया गया इसके लिए कि चाइना काफी अच्छा काम कर रहा है, ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रख रहा है, उसने डेटा प्रोवाइड करा दिया। यानी कि स्टार्टिंग में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को भी ऐसा लग रहा था कि हाँ चाइना सही काम कर रहा है, उसने सही डेटा प्रोवाइड करा दिया। पर लेकिन उसको क्या पता कि हाथी के दांत खाने के कुछ और दिखाने के कुछ और। यहां पर चाइना ने दब बताया जब चाइना को लगने लगा कि अब आप लोग इसको नहीं दबा पाओगे, अब तो ये सामने निकलकर आएगा ही आएगा। तो चाइना के द्वारा जब बोला, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बोला गया कि चाइना ने नया स्टैंडर्ड क्रिएट कर दिया गया आउटब्रेक रेस्पॉन्स को लेकर। ठीक है, क्विक रेस्पॉन्स चाइना के द्वारा दिया गया है। पर लेकिन जब पता चला, ढंग से सिचुएशन समझ में आई, तो चाइना का कोई क्विक रेस्पॉन्स नहीं था। चाइना जब यहां पर सिचुएशन को कंट्रोल नहीं कर पाया तब उसको लगा कि अब तो बता देना चाहिए, अब तो लोगों को पता चलेगा ही चलेगा। तो ये कोई क्विक रेस्पॉन्स नहीं था। तो चाइना जो हरकत कर रहा था वो तो कर ही रहा था, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी अपनी साइड से कोई ढंग के स्टेप नहीं ले रहा था। वो जो चाइना बोल रहा है उसी के हिसाब से यहां पर काम कर रहा था। तो ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन जो चाइना के अंदर 20 जनवरी को काफी लार्ज स्केल पर देखने को मिला, तो फिर आंखों के सामने अंधेरा छा गया वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के भी, चाइना के भी, कि अब क्या किया जाए। तो साइंटिफिक एविडेंस यहां पर सजेस्ट करते हैं कि जो आउटब्रेक आप लोगों को देखने को मिला ये लगभग अर्ली नवंबर में देखने को मिल गया था। तो जो बोलते हैं कि दिसंबर में, जनवरी में आगे चीजें चली, तो ऐसा कुछ नहीं था, ये अंदर ही अंदर चीजें फैल रही थी पर हाँ बाहर निकलकर नहीं आ रही थी। तो इस तरीके से WHO जो है वो चाइना को प्रेस करता रहा इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए। पर आज की डेट में अगर आप लोग बात करें चाइना के बारे में, चाइना इंफॉर्मेशन को इस तरीके से दबाकर बैठ गया कि कोई उसके बारे में पता ही नहीं लगा सकता है। तो ये इसके बारे में आप लोग क्या बात करेंगे। तो इस तरीके से आप लोग देखते हैं कि कहीं ना कहीं एक रेस्पॉन्सिबल बिहेवियर है वो तो कहीं देखने को नहीं मिला, नहीं ना तो चाइना का देखने को मिला और ना ही यहां पर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का देखने को मिला। और ऊपर से जो ह्यूमैनिटी है, जो इंसानियत है, वो आज के डेट में खतरे में आ गई है। अगर बात करें, ये ऐसा नहीं है कि पहली बार ऐसा हो रहा है, पहले भी चाइना के द्वारा ये हरकतें की गई है। जब SARS यानी कि सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम 2002 में देखने को मिला था, उस टाइम पर भी चाइना के द्वारा यही हरकतें की गई थी। ये क्या था, थोड़ा सा इसके बारे में आप लोग समझ लीजिए। ये आप लोगों को मैंने पहले बताया, थोड़ा सा रिवीजन भी आप लोगों को हो जाएगा। स्टार्टिंग में इसको नोवल कोरोना वायरस बोलते थे या फिर एन कोरोना वायरस इसको बोला जाता था। जब यहां पर पता चलना इसके बारे में स्टार्ट हुआ, चाइना के अंदर वुहान जो सिटी है वहां से चीजें देखने को मिली। देखिए ऐसे 2 वायरस ऑलरेडी आ चुके हैं, यानी कि कोरोना फैमिली के ये ऐसे हैं कि पहले भी कई सारे वायरस आ चुके हैं, ऐसा नहीं कि पहली बार कोरोना परिवार इस तरीके से वर्ल्ड को रुला रहा है। सबसे पहले यहां पर बात की जा रही है 2002 की मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, यानी कि सऊदी अरेबिया के अंदर 2012 में पहले 2002 में था चाइना के अंदर में, जिसको बोलते थे SARS यानी कि सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। तो 30 कंट्री में ये लगभग फैला, 8000 के करीब लोगों के केस आए निकलकर और 813 के करीब जान गई। फिर आगे चलकर ये केस जो निकल कर आए 2012 में, इसको बोला गया मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, यानी कि हाँ बोला गया इसको मिरस। ठीक है, तो ये 2012 में सऊदी अरेबिया में देखने को मिला, 27 कंट्री में लगभग फैला, 2494 केस निकल कर आए और 858 डेथ के करीब यहां पर देखने को मिली। अब यहां पर जो है उसको बोलते हैं कोविड-19। ठीक है, कोविड-19 बीमारी का नाम है, वायरस का नाम क्या है वो इसके नाम पर रखा गया है SARS यानी कि सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। आगे लगा दिया कोव और फिर हो गया 2, यानी कि 2 हो गया क्यों, क्योंकि पहला ऑलरेडी चाइना के अंदर आ चुका था। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है जिसके बारे में याद रखिएगा। इसके बारे में जो इंफॉर्मेशन है अभी बाद में डिस्कस करूंगा, पहले आर्टिकल देखते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल की बातें यहां पर अगर बात करूं आगे, यहां पर जो कंटिन्यूअस इन्फेक्शन देखने को आप लोगों को मिल रहा है, तो इसके चलते 5.5 लाख के करीब आज के डेट में ऑल ओवर वर्ल्ड में लोगों की जान जा चुकी है। जान तो गई ही गई है यहां पर, इसी के साथ में बहुत सारे लोग बेरोजगार हो गए और वर्ल्ड की इकोनॉमी जो है वो गड्ढे में जाती हुई नजर आ रही है। तो यहां से पता चलता है कि सिचुएशन क्या है, इंपैक्ट क्या देखने को आप लोगों को मिल रहा है। चाइना के पार्ट के बारे में अगर आप लोग बात करते हैं तो कहीं ना कहीं आप लोग बोल सकते हैं कि जो एटीट्यूड था चाइना का, चाइना ने अपना एटीट्यूड ढंग से नहीं प्ले किया और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अपना एटीट्यूड ढंग से नहीं दिखाया यहां पर, यानी कि नेचर ढंग से नहीं दिखाया, जिसके चलते ऑल ओवर वर्ल्ड में ये प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। तो ये तो हो गई पर्टिकुलर WHO के बारे में। अब यहां पर क्या कर सकते हैं इन सब चीजों को रोकने के लिए, यानी कि आगे भी अगर कोई ऐसी सिचुएशन न बने उसके लिए कैसे आप लोग रेस्पॉन्सिबल हो सकते हैं, तो उसके बारे में कुछ बात की जा रही है। सबसे पहले तो ये बोला गया कि देखिए बहुत सारी आज के डेट में जान जाती है पोल्यूशन की वजह से, एयर पोल्यूशन हो गया, वाटर पोल्यूशन हो गया या फिर ग्रीन हाउस गैस हो गया, जिसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ता है और वीक हेल्थ सिस्टम वो अभी देख गए हैं यहां पर कोविड-19 के चलते। कितना अच्छा हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बातें सामने निकलकर अभी आ गई है। तो इस तरीके से यहां पर इन चीजों के बारे में फोकस देकर चलना पड़ेगा। इंडिया को यहां पर एक तरीके से फोकस देना पड़ेगा यहां पर कि किस तरीके से कंडीशन को कंट्रोल करना है। ठीक है, एयर पोल्यूशन एज वेल एज जो ग्रीन हाउस गैस है एमिशन, उसके बारे में बात की जा रही है, ग्लोबल वार्मिंग के बारे में बात की जा रही है। तो ये एक नया प्रॉब्लम क्रिएट आज की डेट में कर रहा है। क्या प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है उसके बारे में जानेंगे। अगर बात करें मैनेज करने की हेल्थ रिस्क के बारे में, ठीक है, तो
एमिशन रिड्यूस करने के बारे में। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर स्ट्रॉन्गर पब्लिक हेल्थ सिस्टम होना चाहिए अगर आप लोग चाहते हैं कि ऐसी प्रॉब्लम फ्यूचर में देखने को न मिले। ग्लोबली यहाँ पर 9 मिलियन के करीब प्रीमेच्योर डेथ आप लोगों को देखने को मिलती है, जो कि एयर पोल्यूशन से रिलेटेड होती है। यानी कि बहुत सारे लोगों को सांस की बीमारी होती है और भी कई सारी प्रॉब्लम आप लोगों को देखने को मिलती है। तो ये काफी बड़ा इंपैक्ट आप लोग बोल सकते हैं। आज की डेट में अगर मैं आप लोगों से बात करूं, जो हेल्थ है उसमें हमारी कंट्री का 1.6% ऑफ जीडीपी हम लोग खर्च कर रहे हैं, जो बहुत लोअर मिडिल इनकम कंट्री है ना उनसे भी नीचे, यानी कि गरीब कंट्री से भी नीचे खर्च कर रहे हैं। हमसे ऊपर कई सारी जो गरीब कंट्री जिनको बोलते हैं हमसे ऊपर वो खर्च कर रही हैं। तो इसलिए हम लोग को सिस्टम के बारे में थोड़ा सोचना पड़ेगा। मोस्ट कंट्री जो है इंक्लूडिंग इंडिया फेल हो चुकी है आज के डेट में हेल्थ डिजास्टर को कंट्रोल करने में। ये बात बोली गई ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स के द्वारा 2019 के। यानी कि ऐसा नहीं कि हमारी कंट्री, बहुत सारी कंट्री आप लोगों को देखने को मिलेगी इस पर्टिकुलर कैटेगरी में आ रही है। क्लीन एयर अगर आप लोग रखते हैं आज के डेट में तो वो पेंडेमिक के साथ में और भी दूसरी जो प्रॉब्लम है उनके साथ में टैकल करने में हेल्प करेगी। और साइंटिफिक वार्निंग के बारे में आप लोग बात करें, वो बता सकते हैं कि टाइमिंग और प्लेस उनको एक तरीके से बता भी सकते हैं, वार्निंग दे सकते हैं आप लोगों को, ठीक है। पर लेकिन साइंटिफिक वार्निंग आप लोगों को इंडिकेट नहीं करेगी किस क्या है बेसिकली प्लेस रहेगा, कैलेमिटी का क्या टाइमिंग रहेगा। पर लेकिन आप लोग अगर ऐसी कंडीशन देखकर चलें, अभी कोविड-19 देखने को मिल रहा है, इसकी कोई गारंटी नहीं कि फ्यूचर में ऐसा नहीं होगा, फ्यूचर में भी ऐसा हो सकता है। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग कर सकते हैं कि यहां पर कोशिश ये करनी है कि अपना अच्छे से तैयारी आप लोग रखिए। यहां पर मुझे एक टीचर थे हमारे फिजिक्स के, ये हमको 12th में पढ़ाया करते थे। तो उस टाइम पर मुझे अभी बातें उनकी याद आ रही हैं। उनके द्वारा बोला गया कि तैयारी आप लोग ऐसे करो कि आप लोगों का पेपर कितना भी टफ क्यों ना आए, आप लोग जो है वहां पर उसको पेपर को एक तरीके से, उन्हें कहते हैं कि एक तरीके से कुश्ती के बड़े शौकीन थे वो कि उसको एक तरीके से चित कर दो। चित करना कहते हैं कि दोनों कंधों को धरती में मिला देना। कुश्ती कौन कौन देखता है, पसंद आती है कुश्ती किसी को? तो कुश्ती जो बेसिकली दंगल मूवी देखी आप लोगों ने, ठीक है, तो उसी के बारे में बात की जा रही है। तो कुश्ती बोलते हैं उसको, हिंदी में दंगल बोलते हैं आप लोग उसको, इसी के साथ में रेसलिंग बोल देते हैं आप लोग उसको। तो वो बेसिकली कंडीशन थी, उसके बड़े शौकीन थे। वो बोलते थे कि इस तरीके से दंगल लड़ रहे हैं कि मैदान में कैसा भी पेपर क्यों ना आए उसको पटक के मारना है तुम लोगों को, ठीक है। तो ये कंडीशन मुझे याद आ जाती है। तो इस तरीके से आप लोग समझिए कि पटक के मारना है यहां पर, अगर कोई भी ऐसा वायरस फ्यूचर में आता है, इस तरीके का हेल्थ सिस्टम आप लोगों को तैयार करके रखना है। तो ये काफी ज्यादा जरूरी है फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए। जैसी एक्टिविटी हमारी होती जा रही है तो ये काफी रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोगों को एक हल्का सा आइडिया होना चाहिए। अगर बात करें वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, तो जैसे यूएसए ने फंडिंग बंद करी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की, चाइना ने तुरंत फंडिंग प्रोवाइड कराना स्टार्ट कर दी। तो चाइना यहां पर फंडिंग कर रहा है, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन आगे निकल कर आए, उनके द्वारा फंडिंग प्रोवाइड कराई जा रही है, जहां से उसको सपोर्ट देखने को मिल रही है। यह माना जा रहा है कि आने वाले टाइम में 2019 से लेकर 2023 तक इसको 10 बिलियन जो यहां से यूएस डॉलर की जरूरत पड़ेगी, जिसमें से 2.5 बिलियन रहेंगे ह्यूमैनिटेरियन रिस्पांस के लिए, इमरजेंसी के लिए रहेंगे, और 1.6 बिलियन आप लोगों को पोलियो इरेडिकेशन यानी कि जो पोलियो का प्रोग्राम चल रहा है, खासकर अगर बात करें जैसे अफ्रीका के अंदर, पाकिस्तान के अंदर आज भी ये बीमारी काफी लार्ज स्केल पर इंपैक्ट डाल रही है। अच्छा, हमारी कंट्री में से पोलियो हम लोग मिटा चुके हैं। पोलियो फ्री कंट्री हमको दर्जा कब दिया गया, ठीक है, और ये दर्जा कौन देता है, ये तो चीजें आप लोगों को पता ही होना चाहिए। इनके बारे में भी कई बार डिस्कस की जा चुकी है, अगर रेगुलर आप लोग लेक्चर फॉलो कर रहे हैं तो, ठीक है। चलिए इसके बारे में जरूर बताइएगा, सर्च कर लिया कीजिए जो भी आप लोगों को बेसिकली क्वेश्चन के आंसर आप लोगों को जरूर देने हैं। जो क्वेश्चन पूछता हूं उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है कि हाँ आप लोग अच्छे से पार्टिसिपेट करें। अगर आप लोग पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो फिर मेरा भी देखिए मन ऐसे ही हो जाता है, फिर इस तरीके से मेहनत करने का मन नहीं करता है, क्योंकि मेहनत इंसान तब करता है जब रेस्पॉन्स आता है, ठीक है। अगर आप लोग का रेस्पॉन्स नहीं आएगा, आप लोग पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो फिर क्या मतलब है। पहले एक टाइम ऐसा हुआ करता था, फेसबुक पर जब वीडियो शेयर की जाती थी तो आराम से ये लगभग 80 से 100 शेयर हुआ करते थे। आज की डेट में क्या होता है, आज की डेट में देखने को मिलता हूं कि लगभग 20 के करीब पहुंचते हैं, मुश्किल से 20-22 शेयर होते हैं। आखिर ऐसा क्यों करते हैं आप लोग, चीजें पसंद नहीं आ रही है या फिर एजुकेशन चीजें शेयर करने में आप लोगों को शर्म आती है, ठीक है। ये बताइए आप लोग, ये क्या कंडीशन है इसकी जो मुझे समझ में नहीं आती है। जो भी आप लोग प्रॉब्लम लिखिए वो आप लोग सकते हैं, क्योंकि कमेंट में रिप्लाई नहीं कर पाता हूं, पर लेकिन नजरों में को सब कमेंट को निकालता हूं। मुझे सब पता रहता है कि कौन कौन क्या क्या बोल रहे हैं, सारी चीजें मेरे पास में होती हैं, पर लेकिन रेस्पॉन्स जो होता है वो उसी हिसाब से आता है जिस हिसाब से आप लोग यहां पर एक तरीके से पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है। तो क्लासेस यहां पर मैं आप लोगों के लिए ले रहा हूं, तो इसका मतलब ये है कि आप लोग भी उतना ही रेस्पॉन्स दिखाएं जितना रेस्पॉन्स मैं दिखाता हूं, जितना टाइम मैं आप लोगों को दे रहा हूं उसका फिर मुझे आप लोगों को रेस्पॉन्स भी उतना ही चाहिए। पर लेकिन ऐसा देखने को मिलता है जिसके चलते फिर अंदर से चीजें जो होती हैं वो कहीं ना कहीं हल्की पड़ने लगती है। मैंने कहा रेस्पॉन्स तो अच्छे से करने रहे, तो फिर सोचने के लिए चीजें मजबूर हो जाती हैं, ठीक है। तो इसलिए आप लोग अच्छे से रेस्पॉन्ड कीजिए। आगे बात करता हूं, यहां पर ये बात की जा रही है एक तरीके से जो रोजी रोटी होती है उसके बारे में। आज के दिन में आप लोग देखते हैं माइग्रेंट वर्कर जो है एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचे, जैसे तैसे काम निकाला गया उनके द्वारा। तो अभी ये बोला गया है डेटा के हिसाब से अगर बात करते हैं कि 40 करोड़ के करीब जो लोग हैं वो नए लोग गरीबी के नीचे आ गए। रीजन क्या है, मान लीजिए आप लोग कहीं पर रह रहे हैं, वहां पर कमा रहे हैं, खा रहे हैं, अब आप लोग उस टाइम पर काम कर रहे हैं तो आप लोग की रोजी रोटी चल रही है, पर लेकिन जैसे ही काम आप लोग का छूटा तो अब आप लोग क्या हो गए, सड़क पर आ गए। अब आप लोग खाने
खाने के भी लाले यहां पर पड़ गए हैं। तो इसके चलते क्या हो गया, ये बोला जा रहा है कि यहां पर एक तरीके से कि आने वाले टाइम में अभी यहां पर 2020 के अंदर ही 40 करोड़ के करीब जो लोग हैं वो अभी भुखमरी के अंदर आ जाएंगे। तो क्वेश्चन ये बन सकता है कि अर्बन एरिया में ज्यादा आ रहे हैं, यानी कि शहर में ज्यादा आ रहे हैं, या फिर गांव में। तो यहां पर 12 करोड़ के करीब जो लोग हैं वो यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेंगे अर्बन एरिया में गरीब होते हुए नजर आ रहे हैं नए, और 28 करोड़ के करीब जो है वो गांव वाले एरिया में आप लोग को नए गरीब नजर आएंगे। तो इसका मतलब यह कि इनके पास में खाने की भी कंडीशन अभी आगे आने वाले टाइम में नहीं देखने को मिलेगी। जो ऑलरेडी पुअर है, जो ऑलरेडी गरीब हैं, वो उनकी कंडीशन तो और ज्यादा खराब हो जाएगी, यानी कि और ज्यादा डीप आप लोगों को पॉवर्टी देखने को मिलेगी। तो ए पॉवर्टी डीपनिंग की बात की जा रही है यहां पर। तो बेसिकली ये कि गरीब और ज्यादा गरीब होता हुआ यहां पर चला जाएगा। तो ऐसा डेटा अभी सामने निकल कर आ रहा है। नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, जिसको आप लोग नरेगा के नाम से भी आप लोग जानते हैं, या फिर एमजी नरेगा जिसको आप लोग बोलते हैं, उसमें यह बोला जाता है कि लगभग के करीब 20 रुपए करीब बढ़ा दिए गए हैं। 182 रुपए दिए जाते थे, अब यहां पर 202 रुपए देने की बात की जा रही है। तो यहां पर राइटर ये बोल रहे हैं कि शर्म करो, ऐसा महामारी चल रही है कि आप लोग क्या कर रहे हैं, यहां पर 20 रुपए बढ़ा रहे हैं। 20 रुपए में क्राइसिस को कंट्रोल कर लेंगे आप लोग? आखिर क्यों गवर्नमेंट जो है वो ढंग से प्लान लेकर सामने नहीं आती है? इसी के साथ में जो नरेगा है वो तो एक तरीके से सपोर्ट होना चाहिए गांव वाले एरिया के लिए, ताकि वहां पर लोगों को काम मिल सके और उनकी रोजी रोटी चल सके। जो इधर उधर से घूम घाम कर रहे हैं उनको भी थोड़ा सा सपोर्ट यहां पर मिल सके, पर ऐसा कुछ देखने को यहां पर नहीं मिल रहा है। 25% के करीब यहां पर अलग से यहां पर जो माइग्रेंट है वो आ रहे हैं, उसके ऊपर आप लोगों को फोकस देना पड़ेगा। नेक्स्ट यहां पर स्टेबलाइज करना पड़ेगा अर्बन इकोनॉमी को भी, जो शहरों की इकोनॉमी है उसके ऊपर भी आप लोगों को फोकस देना पड़ेगा, क्योंकि अर्बन जो होते हैं वो सेंटर माने जाते हैं एक तरीके से इंप्लॉयमेंट जनरेशन के। तो जो कंडीशन है यहां पर वो काफी खराब अभी देखने को मिल रही है। तो इसके चलते जो सोशल सिक्योरिटी स्कीम है वो भी इन लोगों को यहां पर नहीं मिल पाती है। नेक्स्ट अगर आप लोगों से बात की जाए, कई सारी प्रॉब्लम इनको झेलनी पड़ती है, जैसे कि वनरेबल कंडीशन में ये काम करते हैं। नेक्स्ट यहां पर अपना शहर वगैरह छोड़कर यहां पर आते हैं, फोर्सफुली काम करने के लिए बोला जाता है, जो भी इनको पैसा दिया जाता है कि इसी में आप लोगों को काम करना है। कोई सोशल सिक्योरिटी की स्कीम भी आप लोगों को देखने को नहीं मिलती है। तो ये सारी प्रॉब्लम जो निकल कर आती है ये वर्कर फेस करते हैं, और हमको यहां पर चीजें जो है वो बस बनी बनाई मिल जाती है कि हाँ मोबाइल ले लिया आप लोगों ने, या फिर कोई आप लोग कुछ भी सामान खरीद के लेकर आते हैं मार्केट से, आप लोगों को बना बनाया दिखता है, कुछ पैसे देकर आप लोग खरीद लेते हैं, पर उसके पीछे कौन वर्कर कैसा इंसान काम कर रहा था उसके बारे में आप लोग कुछ नहीं जानते हैं। तो उनकी कंडीशन के बारे में भी थोड़ा सोचना पड़ेगा। इकोनॉमिक प्रोग्रेस सही है, रीओरिएंट करना पड़ेगा डेवलपमेंट प्रोग्राम को। तो इसी के साथ में जो हंगर रिलेटेड जो डेथ है, ये मालन्यूट्रिशन है, वो और ज्यादा न बढ़े, तब आप लोगों को फोकस देकर चलना है। वरना अगर सिचुएशन जैसी चल रही है, भुखमरी की कंडीशन आ रही है, उसके चलते देखने को मिलेगा कि आने वाले टाइम में बहुत सारे लोगों की जान जाती हुई नजर आएगी और आप लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। आप लोगों के पास में धन रखा हुआ है, आप लोगों के पास में अनाज रखा हुआ है, वैसे ही रखा रहेगा, पर लेकिन वो जनता तक पहुंचे तो ही फायदा उसका होना। तो ये भी एक सोचने वाला मुद्दा हो जाता है। नेक्स्ट जो यहाँ पर ये बेसिकली आर्टिकल है, ये बात कर रहा है तमिलनाडु के अंदर अभी यहाँ पर एक कस्टोडियल डेथ देखने को मिली। एक बाप और बेटे की डेथ यहाँ पर कर दी गई, क्योंकि उनके द्वारा अपनी दुकान खोलने की कोशिश की गई थी। तो उसके चलते यहाँ पर कस्टोडियल डेथ इनकी हो गई। इनके ऊपर एक तरीके से इंसिडेंट जो है वो खतरनाक देखने को मिला। आर्टिकल लिखने वाले फॉर्मर सीबीआई के डायरेक्टर हैं, तो वो भी चीजों को समझते हैं। 2 मैन की जो डेथ हुई यहाँ पर अभी पोस्टमार्टम में देखने को मिला कि कई सारी इंजरी थी और वेपन भी यूज किया गया उनको पीटने मारने के लिए। जो क्राइम ब्रांच, जो क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन है डिपार्टमेंट, यानी कि सीबीसीआईडी, तो यहाँ पर इसको केस सौंप दिया गया। पर लेकिन आगे चलकर जैसे ही प्रेशर बना, तो तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर और डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हैं, उन्होंने बिना डिले किए हुए यहां पर ये प्रूफ जो है वो सीबीआई यानी कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को सौंपने की बात की गई। तो स्टेट ने कुछ भी नहीं छुपाया, ना तो जनता से ना उनके फैमिली से। स्टेट ने बिल्कुल खुलकर साथ दिया। इसका मतलब यह कि जो कंडीशन यहां पर देखने को मिली वो कोई ना कोई पर्सनल दुश्मनी काइंड ऑफ सिचुएशन देखने को मिलती है। वेलकम डेवलपमेंट यहां पर एक अरेस्ट किया गया यहां पर एक तरीके से जो इंस्पेक्टर थे उसको, और इसी के साथ में यहां पर कई सारे और भी अरेस्ट देखने को मिली। तो यहां पर जो राइटर हैं वो बोलते हैं कि मुझे कंसर्न सबसे बड़ा यह है कि आई एम कंसर्न ओवर द लॉस ऑफ इमेज सफर बाय द तमिलनाडु पुलिस, यानी कि तमिलनाडु पुलिस की जो इमेज है वो काफी गड़बड़ा गई है। यहां पर आगे आने वाले टाइम में लोग जो हैं वो पुलिस के ऊपर ट्रस्ट करते हुए नहीं नजर आएंगे, जो सिचुएशन यहां पर देखने को मिल रही है। तो पुलिस जो थी वो पुलिस वाला गुंडा बन गई एक तरह, जिनके ऊपर लोग डिपेंडेंट थे। रिड्यूस करने की बात की जा रही है इंसिडेंट ऑफ द वायलेंस। देखिए ये एक ऐसी चीज है जिसको हम लोग कंप्लीटली खत्म नहीं कर सकते। जिससे करप्शन के बारे में बात करें, रिड्यूस आप लोग कर सकते हैं, कुछ लोग वहां पर जाएं, पर लेकिन हर इंसान की किसी न किसी टाइम कोई ना कोई रिक्वायरमेंट होगी। अगर उसको पैसा मिलेगा तो उस रिक्वायरमेंट को पूरी करने की कोशिश करेगा। एक डायलॉग सुना होगा आप लोगों ने सिंघम मूवी का, मेरी जरूरतें कम है इसलिए मेरे जमीर में दम है। तो यहां पर वो कंडीशन आप लोग इंप्लीमेंट कर सकते हैं। देखिए आज की डेट में ये चीजें मैं अपने ऊपर भी इंप्लीमेंट कर आप लोगों को बोल सकता हूं। मैं अकेला यहां पर ये सारी चीजें लेकर चल रहा हूं, तो मेरी जरूरतें कम है, इसीलिए ऑफर मुझे भी बहुत सारे आते हैं, पर लेकिन मैं उनको एक्सेप्ट नहीं करता हूं, क्योंकि अगर उनको एक्सेप्ट कर लेता हूं तो फिर मुझे उनके हिसाब से काम करना पड़ेगा। पर लेकिन आज के दिन में इंडिपेंडेंटली काम कर रहा हूं, जो चीजें हैं मेरी वो आराम से चल रही हैं। तो वो रीजन
रीजन क्या है उसका? उसका रीजन ये है कि क्योंकि मैंने अपने जो खर्चे हैं वो काफी समेट के रखे हुए हैं। उससे क्या होता है, जैसे आप लोग कहीं पर पढ़ाने जाओगे तो वहां पर एक अच्छा खासा आप लोगों को अमाउंट दिया जाता है, ठीक है, तो उसके चलते फिर चीजें अलग डायरेक्शन में चलने लगती हैं। अगर आप लोगों को कभी भी अपनी लाइफ में अपने आप को एक सिक्योर रखना है, अगर आप लोगों को रखना है कि आप लोगों का माइंड इधर उधर न भटके, तो एक अच्छा तरीका है कि अपनी जरूरतों को कम रखो। वो कोई एक अलग कंडीशन है, घर में कोई हेल्थ इमरजेंसी आ गई, वहां पे पैसों की रिक्वायरमेंट बढ़ गई, तो उस टाइम पर तो आप लोगों को कोई ना कोई स्टेप उठाना पड़ेगा, ठीक है। मान लीजिए घर में कोई बीमार हो गया, किसी को और प्रॉब्लम आ गई, या फिर कोई और कंडीशन बन गई, किसी को मतलब जरूरत पड़ गई इमरजेंसी में, तो उस टाइम पर इंसान ले लेता है कई बार डिसीजन, वो एक अलग बात है। पर लेकिन वैसे नॉर्मल टाइम में अगर आप लोग कोशिश कीजिए अपनी जरूरतों को कम रखिए और अपने पास में जो पैसा है फ्यूचर के लिए जरूर सेव करके रखिए, ताकि किसी के सामने आप लोग को हाथ न फैलाना पड़े। सबसे बुरी कंडीशन जो मुझे लगती है लाइफ में, वो लगती है किसी से मांगना, किसी के सामने हाथ फैलाना। हाथ तभी फैलाना चाहिए जब आप लोगों को दिखने लगे कि अब जो है कुछ नहीं होने वाला है, लास्ट दम तक पहले अपने भरोसे पर आप लोगों को काम करना है, ठीक है। तो ये चीजें आप लोग याद रखिएगा। बेसिकली अगर आप लोग अपनी जरूरतों को कम रख पाओगे, अपने काम की चीजें अपने पास रखोगे, फालतू के खर्चे आप लोग नहीं करोगे, तो आप लोग समझ पाओगे कि आप लोग के अंदर लालच नहीं आएगा। करप्शन कहां होता है? करप्शन वहां होता है इंसान को लगता है कि जॉब लग गई यार, एक अच्छी गाड़ी ले लेता हूं, जॉब लग गई यार, एक अच्छा फ्लैट ले लेता हूं, जॉब लग गई यार, ये चीजें ले लेता हूं, एक अच्छा मोबाइल ले लेता हूं, एक अच्छा लैपटॉप ले लेता हूं। तो वो चीजें अच्छी इसलिए नहीं लेनी है क्योंकि किसी को दिखानी है। अगर आप लोगों उनकी रिक्वायरमेंट है तो ही उनको आप लोग लीजिए, ना कि किसी को दिखाने के लिए। लाइफ में हर एक आइटम आप लोगों के पास में रिक्वायरमेंट का होना चाहिए, ना कि 100 पीस होना चाहिए। तो रिक्वायरमेंट के हिसाब से काम करेंगे तो कभी भी आप लोग जो है एक करप्शन के एक मुद्दे में आप लोग नहीं फंसेंगे। और मैं हमेशा आप लोगों को बोलता हूं, अगर इस चैनल से आप लोग पढ़ के जाते हैं तो कम से कम ये फीस मेरी मान लीजिए कि कभी भी किसी भी डिपार्टमेंट में आप लोग पहुंचे वहां पर करप्शन मत कीजिएगा। और बहुत सारे ऐसे परिवार के मेंबर भी है जिनका सिलेक्शन हो रखा है, उनसे बात होती रहती है मेरी, बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं और आप लोगों से भी मैं यही एक्सपेक्ट करता हूं। आगे बात करें यहां पर जिस तरीके से इंसिडेंट यहां पर देखने को मिल रहे हैं, तो क्या हम लोग इनको रोक सकते हैं? तो सबसे निंदक तो यही बात है कि हम लोग इनको रोक नहीं सकते हैं, हम उनको रिड्यूस कर सकते हैं। तो कैसे कैसे रिड्यूस करना है, कैसे जो मिसबिहेवियर है वो चेंज करना है, तो आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले साइकोलॉजिकल टेस्ट के बारे में बात की जा रही है। साइकोलॉजिकल टेस्ट होना चाहिए पुलिस के अंदर, ताकि चीजों को ढंग से समझा जा सके, जो अपराधी है एक तरीके से, ठीक है। हालांकि वो बात है कि रिक्रूट होने के बाद में ऐसे माहौल में सब जाकर उसी कंडीशन के बन जाते हैं, तो वो एक अलग कंडीशन है। पर लेकिन स्टार्टिंग में कम से कम एक अच्छे लेवल पर कुछ तो आप लोगों को तैयारी यहां पर करनी चाहिए। अगर बात करें यहां पर कई बार आप लोगों को देखने को मिलते हैं जो प्रेशर होता है, वो अनफेयर ट्रीटमेंट देखने को मिलते हैं, जिसके चलते जो दुराचार और मारपीट भी यहां पर देखने को मिलती है, जो सही तरीका यहां पर नहीं होता है। चाहे कोई कंट्री डेमोक्रेटिक हो चाहे अनडेमोक्रेटिक हो, यहां पर उसमें भी आप लोगों को चीजें देखने को मिल जाती है। यूएसए को एक अच्छी डेमोक्रेसी आप लोग बोलते हैं, वहां पर भी जो पुलिस है कई बार जो व्हाइट पर्सन है, सॉरी नॉन व्हाइट पर्सन है, उनके खिलाफ आप लोगों को अत्याचार करती हुई नजर आएगी। तो यहां पर डेमोक्रेसी से कोई मतलब नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन से मतलब आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो जैसे कैसे यहां पर ये तमिलनाडु में भी देखने को मिला, कोशिश ये कि ऐसा कोई फ्यूचर में यहां पर न हो। तो इस तरीके से आप लोग कंप्लीट नहीं रोक सकते, तो कम से कम रिड्यूस इनको कंप्लीट करना है, ताकि जो चीजें हैं वो थोड़ी कंट्रोल में रहे। तो इस तरीके से सबसे बड़ा रोल यहां पर लीडरशिप का रहेगा। जो ऊपर लीडरशिप है वो कैसे लेकर चल रही है, कैसा कल्चर कैसा एनवायरमेंट यहां पर बना रहे हैं, और इसी के चलते जो अनएथिकल लीडरशिप है उसको यहां पर न्यूज़पेपर को भी कवर करना पड़ेगा। न्यूज़पेपर क्या करता है, कई बार इनको कवर नहीं करता है, तो न्यूज़पेपर को भी अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी यहां पर दिखानी पड़ेगी। तो ये बातें यहां पर बोली गई है, ठीक है। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। आई होप कि आप लोगों ने अच्छे से एंजॉय किया होगा, तो इसी तरीके से एंजॉय करते रहिए। आइए अब यहाँ पर मैप बेस्ड क्वेश्चन है, ये बानस रिवर के बारे में आप लोगों से, सॉरी यहाँ पर ये रिवर थी, ये बानस रिवर तो थी, इसके बारे में पूछा गया था। बोला गया है कि यहाँ पर ये जो है विद इन यूपी के अंदर आप लोगों को देखने को मिलती है। दूसरा बोला गया ट्रिब्यूटरी है चंबल रिवर की। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? 1 2 बोथ नाइदर 1 नो 2। तो सही आंसर क्या है यहाँ पर? सही आंसर थोड़ा समझ लेते हैं। सही आंसर है यहाँ पर बी, यानी कि सेकंड स्टेटमेंट सही है, क्योंकि ये राजस्थान में देखने को मिलती है, ना कि उत्तर प्रदेश में, ठीक है। तो बानस रिवर आप लोग यहाँ पर देखते हैं राजस्थान के अंदर आप लोग को नजर आएगी। तो चंबल रिवर की ट्रिब्यूटरी है और इट सेल्फ जो कि ट्रिब्यूटरी है यमुना की, ठीक है, आगे जल के मर्ज हो जाती है ये गंगा के अंदर में। तो ये लगभग 512 किलोमीटर लंबी है, अरावली रेंज से निकलती है। चंबल इसका माउथ आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो इसके बारे में ये इंफॉर्मेशन आप लोग रख सकते हैं। तो इसके बारे में ये थी बेसिक इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। कैसा रहा लेक्चर जरूर बताया कीजिए। फीडबैक आप लोगों को जरूर देना होता है, फीडबैक आप लोग कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं, और इसी के साथ में वीडियो को लाइक और डिसलाइक कर भी आप लोग बता सकते हैं, ताकि आने वाले टाइम में वीडियो को इंप्रूव किया जा सके। यहां से जाकर पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा, सारी पीडीएफ इकट्ठी एक जगह आप लोगों को मिल जाएगी। और लेक्चर का नोटिफिकेशन भी अगर आप लोगों को नहीं मिलता है तो भी टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि जो प्रीमियर भी लगाए जाते हैं, जैसे मॉर्निंग की 4 बजे वाली वीडियो आती है, तो मॉर्निंग में 4 बजे आएगी तो नोटिफिकेशन पहुंचेगा, पर लेकिन लिंक यहां पर पहले ही शेयर कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये आप लोग देखते हैं। तो मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करो यार। तब तक के लिए जय हिंद।